साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो आपको पीछे स्क्रीन पर दिख पा रहा है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में हम आज बात करने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 315 से लेके 323 में दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य है दोनों का ही वर्णन संविधान में दिया गया है। इसी कारण ये संस्थाएं जो हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर करी हमने कि ये संस्थाएं कैसी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। राज्य या संसद के किसी एक्ट के द्वारा इनकी स्थापना नहीं की गई, अपितु संसद में ही इसका वर्णन किया गया है। अतः ये क्या है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। दूसरी चीज़, इनके कार्यों के संदर्भ में हम बात करें, एक संक्षिप्त परिचय यहाँ यदि हम इनका प्राप्त करें कि ये क्या कार्य करती हैं, तो मोटे तौर पर संघ लोक सेवा आयोग तो कार्य क्या करता है, केंद्र सरकार की जो कुछ सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार में कुछ पदों पर नियुक्ति देने के लिए परीक्षा आयोजन करने का कार्य करवाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार की सभी जो पद हैं उन पर नियुक्ति देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग ही परीक्षा कराए, और राज्य के मामले में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की सभी जो राज्य सरकार के पद हैं उन पर नियुक्ति के लिए राज्य के लोक सेवा आयोग ही परीक्षा करवाएं। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे पद जिनकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार तो राज्य लोक सेवा आयोग को और केंद्र की सरकार संघ लोक सेवा आयोग को कहे, उन पदों के लिए परीक्षा आयोजन कराने का कार्य जो किया जाता है वो यूपीएससी और राज्य के लोक सेवा आयोगों द्वारा किया जाता है। अब बिना देरी के हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन किया गया है। तो भाग यदि हम देखें तो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का ही वर्णन जो दिया गया है वो हमारे संविधान के भाग 14 में दिया गया है। और भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। देखते हैं क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 315 की। तो आर्टिकल 315 जो है वो तीन चीज़ों के बारे में बात करता है। सबसे पहला यूपीएससी के बारे में बात करता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या इसे संघ लोक सेवा आयोग भी हम कह देते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज जिसके बारे में ये बात करता है वो है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। और तीसरा बिंदु जिसके बारे में आर्टिकल 315 बात करता है वो है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। तीनों के नाम से एक चीज स्पष्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग तो संघ के स्तर पर कार्य करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग राज्यों के स्तर पर कार्य करेगा, और संयुक्त लोक सेवा आयोग दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कंबाइंडली क्या करेगा, कार्य करेगा। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 315 में इन तीनों के बारे में क्या क्या बातें कही गई है। सबसे पहले आर्टिकल 315 कहता है कि संघ के लिए तो संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आर्टिकल 315 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों में क्या किया जा सकता है, एक संयुक्त आयोग की गठन भी किया जा सकता है जिसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाएगा। नंबर 2, तो यूपीएससी के बारे में बता दिया, राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में बता दिया, और साथ ही ये कहा कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या किया जा सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। लेकिन ये संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है वो किस प्रकार से गठित किया जाएगा, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 315 के तहत ये कहा गया है कि किन्हीं राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन तब ही किया जा सकता है जब उन राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो अपने विधानमंडल से क्या करें, संकल्प पारित करें। किस प्रकार का संकल्प पारित करें कि हमारे लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो जिस जिस विधानमंडल ने इस प्रकार का संकल्प पारित कर दिया है उनके लिए क्या करा जा सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना संसद कर सकती है, और इसके लिए संसद को एक एक्ट पारित करना होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रोसेस क्या होगा, पहले तो जिन राज्यों में संयुक्त लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाना है उन राज्यों का विधानमंडल क्या कहे, संकल्प पारित करे, और फिर संकल्प पारित करने के बाद संसद इसके संदर्भ में क्या करे, एक एक्ट बनाए या विधि पारित करे। उसके बाद ही क्या होगा, उन राज्यों में क्या किया जाएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है।
ये तीन चीजें आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बता दी, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बता दी और संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में बता दी। अब एक अन्य बात भी आर्टिकल 315 में कही गई है और वो क्या कहा गया है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल क्या करे, अनुरोध करे, किससे करे, राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति उस अनुरोध को क्या कर दे, अनुमोदित कर दे, स्वीकृति दे दे, तो संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए कार्य कर सकता है। हमने देखा कि यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग जनरली साधारणतः किसके लिए कार्य करता है, संघ सरकार की सेवाओं में नियुक्ति परीक्षा आयोजित करने के लिए, अर्थात संघ सरकार के लिए कार्य करता है। लेकिन यदि किसी राज्य का राज्यपाल क्या करे, राष्ट्रपति से अनुरोध करे और राष्ट्रपति उस अनुरोध का अनुमोदन कर दे, तो यूपीएससी राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार की कुछ बातें आर्टिकल 315 में कही गई हैं। लोक सेवा आयोगों के बारे में बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी बात की गई, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी, संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में भी, और वो परिस्थिति भी बताई है जिसमें यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग किसी राज्य के लिए कार्य कर सकता है। ये था आर्टिकल 315। अब देखते हैं आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 में संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी पदावधि, उनकी योग्यता और साथ ही साथ कार्यवाहक अध्यक्ष के क्या प्रावधान होंगे, इसके बारे में बात की गई करी है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 316 को विस्तार से। सबसे पहले किसके बारे में बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। तो इसमें कहा गया है नियुक्ति के लिए स्पष्ट रूप से आर्टिकल 316 ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से स्थापित जो आयोग हैं, इन दोनों में ही अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा। ध्यान दे, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, दोनों में ही अध्यक्ष और सदस्य होंगे और उन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जबकि राज्य के जो लोक सेवा आयोग होंगे उनके चाहे अध्यक्ष हों चाहे सदस्य हों, दोनों की ही नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो अंतर साफ है, यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। बात करें पदावधि की, पदावधि के बारे में आर्टिकल 316 में यह बताया गया है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य होंगे उनकी जो कार्यकाल होगा या पदावधि होगी वो कितना होगा, या तो 6 वर्ष या फिर जब तक वो 65 वर्ष के ना हो जाए, जो चीज भी पहले हो जाए वहां तक उनका कार्यकाल रहेगा। तो ये हुई बात पदावधि की। तो आप ध्यान देना, नियुक्ति के मामले में तो यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग में हमें समानता देखने को मिलती है, लेकिन कार्यकाल के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि कार्यकाल जो होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग का वो कितना होता है, वो उतना ही होता है इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो राज्य के लोक सेवा आयोग का होता है, अर्थात 6 वर्ष या 62 वर्ष, यानी 6 वर्ष और 62 वर्ष। तो यहाँ 6 वर्ष तो दोनों में क्या है, समान है, लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु यहाँ राज्य के लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के लिए कितनी है, 62 साल है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग के लिए कितनी है, 65 साल है। नेक्स्ट हम बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य यदि किसी व्यक्ति को बनना है तो क्या उसमें कोई स्पेसिफिक योग्यता होनी चाहिए, ऐसा क्या संविधान में बताया गया है। तो इस संदर्भ में केवल एक बात हमारे संविधान में कही गई है, क्या कही गई है कि चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य का लोक सेवा आयोग हो, उनमें जितने भी सदस्य जो हैं जो नियुक्त किए जाने हैं, उन सदस्यों में से कम आधे सदस्य, कम से कम आधे जो सदस्य हैं उनको न्यूनतम 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर अनुभव होना चाहिए। तो इतनी सी बात केवल संविधान में कही गई है, ऐसा अलग से कुछ नहीं बताया गया कि सदस्यों के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। कंबाइंडली ये बताया गया है कि जितने सदस्य होंगे आयोग में उनमें से कम आधे सदस्यों को 10 साल का क्या होना चाहिए, न्यूनतम राजकीय अनुभव होना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार के अधीन हो चाहे राज्य सरकार के अधीन हो, वो भी केवल आधे सदस्यों को, सारे सदस्यों को नहीं, ध्यान रखना है, केवल आधे सदस्यों को, कम से कम आधे सदस्यों को ऐसा अनुभव होना चाहिए। ये बात हुई किसकी, योग्यता की। अब नेक्स्ट आर्टिकल 316 में ही एक चीज की बात की गई है, वो है कार्यवाहक अध्यक्ष। अब सबसे पहले समझते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष क्या होता है। देखिए, जब भी अध्यक्ष क्या हो, किसी भी कारण से अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, चाहे वो छुट्टी पे चल रहा हो या बीमार हो या पद क्या हो, खाली हो,
किसी भी लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद खाली हो, अध्यक्ष छुट्टी पे चल रहा हो, बीमार चल रहा हो, किसी भी कारण से वो अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सेवा आयोगों में की जाती है। किसके द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष जो है, जैसा मैंने आपको बताया, किस स्थिति में, या तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में, या किसी भी कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त है, उस स्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और कार्यवाहक अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में यदि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है तो वो किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और किस व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा? लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक सदस्य को क्या कर देगा? राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में क्या कर देगा? नियुक्त करेगा। जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य के लोक सेवा आयोगों की हम बात करें तो वहां कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल क्या करता है? नियुक्त करता है। किसके रूप में? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। ये बात करी हमने आर्टिकल 316 में। क्या क्या चीजें हमने बताई इसमें, ये हमने देखा है कि किस किस प्रकार की बातें संविधान में आर्टिकल 316 के अंतर्गत बताई गई है। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल जो कि लोक सेवा आयोगों से संबंधित है, आर्टिकल 317, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग जो हैं उनके सदस्य और अध्यक्ष को किस प्रकार से अपने पद से हटाया जाता है या किस प्रकार उनको सस्पेंड या निलंबित किया जाता है उसके विषय में बात की गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हटाने का आधार देखेंगे कि किस आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य के लोक सेवा आयोग हो, उनके अध्यक्ष और सदस्य दोनों में से किसी को भी हटाना हो अपने पद से तो उसके केवल क्या है? दो ही आधार हैं। पहला आधार क्या है? कदाचार में वो लिप्त हो, और दूसरा आधार क्या है? अन्य। अब अन्य में क्या क्या आता है वो भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कदाचार क्या है। कदाचार के लिए कहा गया है कि यदि कदाचार के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के किसी अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना है तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि वो व्यक्ति क्या है? भारत या राज्य सरकार द्वारा क्या करा है? द्वारा कोई करार किया गया है, कोई संविदा की गई है, यानी भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई संविदा या करार किसी पार्टी से किया गया है और उस करार का क्या करता है? वो लाभ उठाता है, उससे अपना क्या करता है? हित साधता है, लाभ प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट जो उसे पता है उसके माध्यम से वो क्या करता है? लाभ उठाता है, तो उसे क्या किया जा सकता है? कदाचार का दोषी माना जा सकता है और इस आधार पर राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य आधार भी बताए गए हैं। अन्य आधार क्या है? कि या तो सदस्य या अध्यक्ष क्या हो गया हो? दिवालिया घोषित हो गया हो, या अपने कर्तव्यों के बाद बाहर संवेतन नियोजित हो, अर्थात कहीं और से वो वेतन लेके क्या कर रहा हो? कार्य कर रहा हो, या फिर वो राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक रूप से क्या हो जाए? असक्षम हो जाए। तो हटाने के आधार कौन कौन से? एक तो कदाचार और एक अन्य आधार। अन्य आधार कौन कौन से होंगे? दिवालिया होना, वेतन लेके कहीं और कार्य करना, या मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो जाना। ये तो है अन्य आधार। और दूसरा एक और आधार जो हमने देखा हुआ है कदाचार। कदाचार किसको माना गया है? कि ऐसे किसी करार से क्या करना? लाभ प्राप्त करना जिसका उसे ज्ञान हो और वो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा किया गया हो। तो ये दो आधार हमने यहाँ देखे किसके? सदस्य को हटाने के या निलंबित करने के। तो इन आधारों पर सदस्य को हटाया है या निलंबित किया जा सकता है। और ये सब बातें किसमें बताई गई हैं? आर्टिकल 317 में। अब दो चीजें हमने देखी, एक तो कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है और दूसरा क्या? कुछ अन्य आधारों पर हटाया जा सकता है। अन्य आधार हमने क्या देखा? कर्तव्यों के बाहर संवेतन नियोजन हो, दूसरी जगह से वेतन ले रहा हो, मानसिक शारीरिक रूप से क्या हो? असक्षम हो या दिवालिया हो। ठीक है, तो एक आधार तो क्या हो गया? कदाचार, और दूसरा आधार क्या हो गया? अन्य आधार। और इन अन्य आधारों में क्या क्या बताया हमने? अन्य आधारों में एक तो दिवालिया होना, एक असक्षम होना और एक कहीं और से वेतन लेना। कहीं और से वेतन लेना। इन तीनों आधारों पर भी क्या करा जा सकता है? हटाया जा सकता है। पहले हम देख लेते हैं कदाचार के आधार पर किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो देखिए, कदाचार के आधार पर यदि संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, यहां एक विशेष पॉइंट आप नोट करना, नियुक्ति तो चाहे संघ लोक सेवा आयोग है
चाहे राज्य लोक सेवा आयोग है, उनमें नियुक्ति का जो तरीका है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग में किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन जब उनको पद से हटाने की बात आएगी तो चाहे वो राज्य के लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, तीनों के ही अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाना है तो उसमें राज्यपाल का रोल नहीं होगा। कौन हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएगा। क्या होगा, राष्ट्रपति हटाएगा। आधार क्या होंगे, या तो कदाचार या कुछ अन्य आधार जो हमने पिछली स्लाइड में देखे। कदाचार के आधार पर यदि हटाना है तो उसके लिए क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा मामले को और ये जांच करवाएगा कि व्यक्ति वास्तव में कदाचार का दोषी है या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त करेगा। अब किसी मामले में राष्ट्रपति को यह लगता है कि लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य क्या है, कदाचार में लिप्त है, तो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच की प्रक्रिया में क्या लगता है, समय लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच की जो प्रक्रिया है उस दौरान राष्ट्रपति क्या करेगा, सदस्य को निलंबित कर देगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट जब तक, जांच रिपोर्ट जब तक प्राप्त नहीं हो जाती तब तक क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य जिसके विरुद्ध जांच पेंडिंग है उसको अपने पद से क्या कर देगा, निलंबित कर देगा। और ये जो निलंबित करने का कार्य किया जाता है, यहां एक छोटा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। यूपीएससी और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और या अध्यक्ष को निलंबित करना हो तो वो तो कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त लोक सेवा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को निलंबित करना हो तो वो निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो तथ्य हैं उनसे प्रश्न निकल सकता है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि निलंबन जो किया जाता है वो तो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन यदि पद से हटाना हो तो हटाने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। तो निलंबन करने का कार्य तो कौन करेगा, राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, और हटाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति। जबकि संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के मामले में निलंबन करने का कार्य भी कौन करेगा, राष्ट्रपति, और हटाने का कार्य भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये तो बात हुई कदाचार के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या हो, पद से हटाना हो लोक सेवा आयोग में से। तब कुछ अन्य आधारों पर भी पद से हटाया जा सकता है, तो अन्य आधारों पर भी पद से हटाने का कार्य तो कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। चाहे राज्य का लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। लेकिन अन्य आधारों पर यदि पद से हटाना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जांच प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने देखा था, कदाचार के आधार पर यदि हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी पड़ेगी इस चीज की कि कदाचार किया है या नहीं। लेकिन बाकी के जो आधार हैं उनके आधार पर यदि इनको पद से हटाया जा रहा है, लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को, तो उसके लिए किसी प्रकार की जांच राष्ट्रपति को करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ये थी आर्टिकल 317 में दी गई प्रक्रिया कि किस प्रकार से सदस्यों को अपने पद से हटाया जाता है, अध्यक्ष को अपने पद से हटाया जाता है, या किस प्रकार से उनका निलंबन किया जाता है। तो सस्पेंशन या निलंबन केवल कदाचार के आधार पर किया जाता है। अन्य आधारों पर क्या किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से कोई जांच नहीं करवाई जाती तो चीज पेंडिंग नहीं रहती और पेंडेंसी नहीं रहती, इसलिए क्या होता है, उस दौरान उसको निलंबित रखना भी आवश्यक नहीं होता है। तो ये थी हटाने और निलंबन की कुछ बातें। अब बात करते हैं अगला आर्टिकल 318, जिसमें किसकी बात की गई है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और उनका जो स्टाफ है उसकी सेवा शर्तें, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग या संयुक्त आयोग हैं उनमें सदस्यों की संख्या कितनी हो, इसके बारे में आर्टिकल 318 बात करता है। क्या बात करता है, ये कहता है कि यूपीएससी या संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसके जो सदस्य हैं, इसका जो स्टाफ है, उसकी सेवा शर्तें और उनकी संख्या, यानी यूपीएससी में कितने सदस्य होंगे, संयुक्त लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे और इन सदस्यों की सेवा शर्तें क्या होंगी, इसका निर्धारण क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा,
राज्य के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, संख्या निर्धारित किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अब सदस्यों की जो सेवा शर्तें निर्धारित कर दी किसने? राष्ट्रपति और राज्यपाल ने। उनमें नियुक्ति के पश्चात किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो सेवा शर्तें राष्ट्रपति राज्यपाल ने निर्धारित कर दी, एक बार सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई तो उनमें फिर कोई प्रतिकूल परिवर्तन या अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 318 के तहत कही गई है। ये बात थी आर्टिकल 318 की। नेक्स्ट आर्टिकल इस संबंध में आर्टिकल 319, जिसमें बताया गया है कि यदि लोक सेवा आयोग, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उसके जो सदस्य या अध्यक्ष हैं, जब संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं रहेंगे, अर्थात जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, अपने पद से हट जाएंगे, उसके पश्चात क्या वो कहीं अन्य कार्य कर सकते हैं? इसके बारे में आर्टिकल 319 में बताया गया है। और क्या बताया गया है? यूपीएससी का जो चेयरमैन है, संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, वो अपने रिटायरमेंट के बाद ना तो भारत सरकार और ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य कर सकता है। कोई भी पद पे वो क्या नहीं कर सकता? कार्य नहीं कर सकता। रिटायर होने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष किसी भी पद पर कार्य नहीं करेगा आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी के सदस्यों की यदि बात करें तो यूपीएससी के सदस्य कार्य कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के पश्चात, लेकिन कहां कार्य कर सकते हैं? या तो यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में या किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में ही कार्य कर सकते हैं, बाकी जगह कार्य नहीं कर सकते। उसके बाद बताया गया है राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के पश्चात। तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या तो यूपीएससी में सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, अन्य किसी पद पर कार्य नहीं कर सकते। यह बताया है किसका? राज्य लोक सेवा आयोग। तो यूपीएससी का अध्यक्ष तो कहीं कार्य नहीं कर सकता, यूपीएससी के सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष या दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, जबकि एक राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष रिटायरमेंट के बाद या तो यूपीएससी के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है या किसी दूसरे राज्य के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? या तो उसी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद, या यूपीएससी के सदस्य या यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं, बाकी कार्य ये अपने रिटायरमेंट के पश्चात नहीं कर सकते। तो ये बताया गया है आर्टिकल 319 में कि किस प्रकार रिटायरमेंट के पश्चात यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य कार्य करेंगे। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 320, जिसमें बताया गया है संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कार्यों के बारे में। कार्य जैसा हमने शुरू की, जब स्लाइड हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो एक संक्षिप्त कार्यों का हमने परिचय लिया था कि ये परीक्षाएं आयोजन कराने का कार्य करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग किसके लिए? केंद्र सरकार के लिए, और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के लिए। तो संघ की सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराने का कार्य तो कौन? यूपीएससी। और राज्य की सेवाओं के लिए परीक्षा संचालन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। लेकिन स्टेट की सभी परीक्षाएं आयोजित स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराए ऐसा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार संघ सरकार के पदों के लिए सभी परीक्षाओं का आयोजन यूपीएससी करवाए ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर जो है संयुक्त भर्ती यदि की जाती है तो संयुक्त भर्ती की जो स्कीम है वो स्कीम बनाने का कार्य भी क्या करता है? यूपीएससी करता है। कैसे करता है? उस स्कीम को बनाने के लिए ये राज्यों की क्या करता है? सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यूपीएससी राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को कुछ विषयों पर क्या कर सकता है? परामर्श भी दे सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किए जाते हैं, जिनका वर्णन आर्टिकल 320 में दिया गया है। आर्टिकल 320 की बात हो गई। आर्टिकल 320 में जो कार्य पिछली स्लाइड में हमने देखे उसके अतिरिक्त क्या एक चीज क्या कहा गया है उसी में कि यूपीएससी राष्ट्रपति को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्यपाल को क्या देगा? कुछ परामर्श देगा। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। देखिए, जब हमने कार्य देखा था तो उसमें हमने देखा था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो किसको? राज्यपाल को, और यूपीएससी राष्ट्रपति को क्या देगा? कुछ विषयों पर क्या देगा? परामर्श देगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विषय हैं जिन पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो राज्यपाल को और यूपीएससी किसको सलाह देती है?
राष्ट्रपति को सलाह देती है। ठीक है, सबसे पहली सलाह देती है कि सिविल सेवा और कोई सिविल पद हैं उनकी भर्ती जो पद्धति है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी भर्ती पद्धति के विषय में सरकार को सलाह देने का कार्य करता है कौन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो राज्य सरकार के लिए और यूपीएससी संघ सरकार के लिए। उसके बाद सिविल सेवा के पदों पर नियुक्ति, सिविल सेवा के पदों पर प्रमोशन और एक सर्विस से दूसरे सर्विस में यदि किसी अभ्यर्थी को भेजा जाता है तो उसके लिए जो भी नियम निर्धारित किए जाते हैं उस पर सलाह भी किसके द्वारा दी जाती है? यूपीएससी द्वारा दी जाती है। या राज्य के मामले में किसके द्वारा दी जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दी जाती है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन यदि कोई सिविल सेवक क्या करता है? सिविल हैसियत से कार्य करता है। सिविल हैसियत से का तात्पर्य है ऑफिशियल ड्यूटी अपनी निभाता है और उससे संबंधित उस पे क्या होती है? कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी होती है, उस पर भी सलाह किसके द्वारा दी जाती है? लोक सेवा आयोगों द्वारा दी जाती है। यदि सिविल हैसियत में यानी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए, अपने कर्तव्य का निष्पादन करते हुए सिविल सेवक द्वारा कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के कारण कोई विधिक कार्यवाही उस पर की जाती है, विधिक प्रश्न या विधिक कार्यवाही उस पर उत्पन्न होती है, तो उस पर यदि किसी प्रकार का खर्च होता है तो वो खर्च का जो भुगतान है वो केंद्र सरकार के संदर्भ में तो किसके द्वारा किया जाता है? भारत की संचित निधि से, और राज्य सरकार के संदर्भ में किसके द्वारा किया जाता है? राज्य की संचित निधि से। अर्थात जो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त सिविल सेवक हैं उन पर अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान यदि किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही बनती है तो उस पर जो खर्चा होता है वो तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, और यूपीएससी द्वारा नियुक्त जो सिविल सेवक हैं उन पर किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए होती है तो उसका खर्चा किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। इसी तरह ऑफिशियल ड्यूटी या सिविल हैसियत में कार्य कर रहे हैं, एक सिविल सर्वेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और उस दौरान उस व्यक्ति को, उस सिविल सेवक को कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए यदि उसको पेंशन देनी पड़ती है तो उस पेंशन की रकम कितनी हो इसके निर्धारण के विषय में भी राज्य लोक सेवा आयोग और यूपीएससी क्या करते हैं? राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। तो ये थे यूपीएससी और राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके प्रमुख कार्य। इसके अतिरिक्त जो हमने परामर्श देखा, यहाँ हमने कुछ बिंदु देखे 1 से लेके 5 तक के, इनके अलावा भी क्या किया जाता है? कुछ परामर्श दिए जाते हैं कुछ बिंदुओं पर, किसके द्वारा? राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। क्या क्या परामर्श दिए जाते हैं? देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं और संघ अखिल भारतीय सेवाएं जिन्हें ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज वर्तमान में कितनी है? एक तो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक आईएएस और एक आईपीएस। इन अखिल भारतीय सेवाओं और साथ ही साथ संघ सरकार की जो अन्य सेवा और पद हैं, ठीक है, उन पर यूपीएससी से परामर्श में छूट संबंधी जो नियम है वो कौन बना सकता है? केवल राष्ट्रपति ही बना सकता है। तो देखिए, आपने जब पिछले कार्य पढ़े यूपीएससी के तो उसमें आपने देखा था कि जितनी भी संघ सरकार के अधीन पद हैं उनके लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाने का कार्य कौन करेगा? यूपीएससी। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता है? इससे छूट प्रदान कर सकता है। किसके लिए? कि अखिल भारतीय सेवा या फिर संघ सरकार की किसी अन्य सेवा में जो नियुक्ति है उसको जो है यूपीएससी से परामर्श की विशेष परिस्थिति में छूट प्रदान की जा सकती है। क्योंकि जब भी क्या किया जाता है, संघ सरकार के किसी पद पर नियुक्ति दी जाती है अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत, तो वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यूपीएससी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ आर्टिकल 320 में एक व्यवस्था दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में यूपीएससी के इस परामर्श से छूट दी जा सकती है, लेकिन वो किसके द्वारा दी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा दी जाएगी। इसी प्रकार की व्यवस्था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में भी की गई है कि हालांकि राज्य सरकार में जो सिविल सेवाएं हैं उसमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, लेकिन
विशेष परिस्थितियों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श ना लिया जाए, इस प्रकार की छूट दी जा सकती है कि सिविल सेवाओं में नियुक्ति स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बिना परामर्श के की जा सके। लेकिन ये छूट कौन दे सकता है? केवल राज्यपाल क्या कर सकता है? इस प्रकार की छूट दे सकता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जब इस प्रकार के नियम बनाए जाते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा यदि नियम बनाया जाएगा कि यूपीएससी से इस संबंध में परामर्श लेना आवश्यक नहीं है, तो वो नियम कहां रखा जाएगा? संसद के समक्ष रखा जाएगा। यदि राज्यपाल ने ऐसा नियम बनाया है कि भर्ती परीक्षा के लिए आरपीएससी या हम कह सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से क्या लेना, परामर्श लेना आवश्यक नहीं है, इस प्रकार का नियम यदि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाया जाता है तो राष्ट्रपति ने बनाया है वो नियम, तो वो नियम संसद के समक्ष रखा जाएगा। राज्यपाल ने बनाया है तो वो नियम किसके समक्ष रखे जाएंगे? विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। और 14 दिन तक ये नियम सदन के समक्ष रखे जाएंगे और उन 14 दिन के दौरान क्या कर सकता है? संसद चाहे या विधानमंडल चाहे, राष्ट्रपति के संदर्भ में बनाए गए नियमों में संसद और राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों में विधानमंडल इनका क्या कर सकती है? चाहे तो संशोधन कर सकती है, चाहे तो इनको क्या कर सकती है? निरसन कर सकती है, इनको निरस्त कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बिना परामर्श के सिविल सेवाओं में नियुक्ति दी जा रही है तो उसके लिए छूट केवल तभी दी जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में तो क्या होता है? यूपीएससी तो क्या करेगा? संघ सरकार की सिविल सेवाएं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसकी? राज्य की जो सिविल सेवाएं उसमें नियुक्ति प्रदान करेगा, नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करेगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति तो यूपीएससी से परामर्श करने की छूट दे सकता है कि बिना यूपीएससी के परामर्श से सिविल सेवाओं में नियुक्ति जो है वो दी जा सके। इसी प्रकार राज्यपाल क्या कर सकता है? आरपीएससी से या कह सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से बिना परामर्श के राज्य की सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने की छूट दे सकता है। लेकिन ऐसी छूट नियम बना के दी जाएगी और इन नियमों को संसद और विधानमंडल के समक्ष रखना पड़ेगा। 14 दिन तक वो नियम रखे जाएंगे। संसद और विधानमंडल चाहे तो इन नियमों को क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है या संशोधन कर सकती है। अब एक प्रमुख बिंदु आप यहां ध्यान रखना कि सिविल सेवाओं में जो आरक्षण है वो किस प्रकार दिया जाए, इसके संदर्भ में यूपीएससी या राज्य के लोक सेवा आयोग को किसी प्रकार की शक्ति नहीं है। ना तो यूपीएससी से ना ही राज्य के लोक सेवा आयोग से राज्य सरकार परामर्श लेती है कि कितना आरक्षण किसी सिविल सेवा में दिया जाए। आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार करती है और निर्धारित करके किसके पास में भेज देती है? लोक सेवा आयोगों के पास में भेज देती है और उसी अनुसार वो आरक्षण देते हैं। इनसे परामर्श इस मामले में नहीं लिया जाता है। ये थे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के कुछ प्रमुख कार्य। अब नेक्स्ट अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, वह आर्टिकल 321, जिसमें लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 320 में हमने देखा क्या? लोक सेवा आयोगों के कार्य। अब आर्टिकल 321 क्या कहता है कि लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं उनमें विस्तार करने की जो शक्ति है वो क्या है? तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यदि जो लोक सेवा आयोग हैं उनके कार्यों में विस्तार करना है तो उसके लिए एक्ट कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद को एक एक्ट बनाना पड़ेगा और एक्ट बनाकर संसद क्या कर सकता है? जो संघ सरकार की जो सेवाएं हैं, संघ सरकार की जो सेवाएं हैं उनके संबंध में कुछ अतिरिक्त कृत्य, यानी देखिए कुछ निश्चित जो सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति के लिए भर्ती परीक्षा संचालित करने का कार्य यूपीएससी को दिया जाता है। लेकिन और ज्यादा कार्य भी संसद क्या कर सकता है? यूपीएससी को दे सकता है, लेकिन उसके लिए संसद को एक एक्ट बनाना पड़ेगा और एक्ट में ये बताना पड़ेगा कि कौन से और अतिरिक्त कार्य यूपीएससी द्वारा किए जाने हैं। इसके अलावा किसी कॉरपोरेशन या किसी पब्लिक संस्था या लोक संस्था के संबंध में रिक्रूटमेंट करने का कार्य भी क्या किया जा सकता है? यूपीएससी को सौंपा जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी क्या बनाना पड़ता है? संसद में विधि बनानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि संसद विधि बनाकर यूपीएससी को कुछ और कार्य भी दे सकती है भर्ती संबंधी। जितनी भर्ती पहले से दी हुई हैं उन भर्तियों के अतिरिक्त अन्य भर्तियों का कार्य यदि देना है तो संसद विधि बनाकर ये कार्य भी क्या कर सकती है? दे सकती है यूपीएससी को। इसी प्रकार राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर
राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनको कुछ और भर्ती परीक्षाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्य जो है वो दे सकता है। तो इस प्रकार से कृत्यों के विस्तार किस प्रकार से किए जा सकते हैं इसको आर्टिकल 321 में बताया गया है और व्यवस्था की गई है। यूपीएससी के कृत्यों का विस्तार तो संसद कर सकती है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के कृत्यों का विस्तार जो है वो कौन कर सकता है, विधानमंडल कर सकता है। और दोनों को ही ये कार्य करने के लिए विधि बनानी पड़ेगी, एक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है आर्टिकल 322 जिसमें बताया गया है लोक सेवा आयोगों के जो व्यय हैं उनके बारे में, जो एक्सपेंडिचर हैं उनके बारे में। और स्पष्ट रूप से वहां कहा गया है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनके जो वेतन होंगे, उनके जो भत्ते होंगे, उनको जो पेंशन दी जाएगी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगी। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग जो है, स्टेट पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, उसके जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या कर्मचारी है, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनकी पेंशन राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होगी। ये कहा गया है किसमें, आर्टिकल 322 में। अब देखते हैं लोक सेवा आयोगों से संबंधित अंतिम आर्टिकल, आर्टिकल 323। वापिस से आर्टिकल 322 को एक बार रिपीट कर लेते हैं। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में वेतन भत्तों की बात करता है, वेतन भत्ते पेंशन की बात करता है और बताता है कि यूपीएससी के समस्त वेतन भत्ते और पेंशन किसके द्वारा दी जाएंगे, भारत की संचित निधि के द्वारा। जबकि राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं उनके संदर्भ में वेतन भत्ते और पेंशन का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 323 जो कि लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है और कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष अपने किए गए कार्यों की एक रिपोर्ट किसको देनी होगी, राष्ट्रपति को देनी होगी। और राष्ट्रपति इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष रखवाएगा। इसी प्रकार जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं वो भी प्रतिवर्ष अपनी एक रिपोर्ट, हर साल एक रिपोर्ट किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। और राज्यपाल इसको कहाँ रखवाएगा, विधानमंडल अर्थात विधानसभा, और जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद के समक्ष रखवाएगा। बात करें संयुक्त लोक सेवा आयोगों की, तो संयुक्त लोक सेवा आयोग भी अपने कार्यों की एक रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे, वो आयोग जिस जिस राज्य के लिए कार्य करते हैं उन राज्यों के राज्यपाल को क्या देंगे, वो रिपोर्ट देंगे। और राज्यपाल संबंधित राज्य के विधानमंडल में रिपोर्ट को रखवाएगा। ये थी रिपोर्ट की बात। अब यदि रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आयोग जो है, लोक सेवा आयोग की जो है सलाह सरकार द्वारा नहीं मानी गई, संघ सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की, राज्य सरकारों द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की यदि सलाह नहीं मानी गई है तो सलाह न मानने का कारण जो है स्पष्ट करना पड़ेगा। और स्पष्ट करने वाला एक ज्ञापन भी उस रिपोर्ट के साथ में संसद या विधानमंडल के समक्ष रखाया जाएगा। तो हमने देखा था संसद के समक्ष जब रिपोर्ट रखाई जाएगी तो उसमें यह भी बताना पड़ेगा इस रिपोर्ट के साथ में एक ज्ञापन के माध्यम से कि यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को नहीं माना गया तो उसके कारण क्या थे। इसी प्रकार यहां भी विधानमंडल के समक्ष ये चीज बतानी होगी कि राज्य लोक सेवा आयोग के कुछ सिफारिशें यदि नहीं मानी गई तो उनका कारण क्या रहा। तो ये थी लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में जो हमारे संवैधानिक उपबंध है, संवैधानिक अनुच्छेद है, आर्टिकल 315 से लेके 323 सभी में किस किस प्रकार की बातें किस किस बारे में कही गई हैं, उन सभी को विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 315 से 323 में हमने सभी संवैधानिक प्रावधानों को देख लिया। उनको देखने के बाद हम पाते हैं कि लोक सेवा आयोग की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। आइए देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली चीज तो जैसा हमने देखा था कि आरक्षण के निर्धारण में ना तो यूपीएससी की ना ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, ना तो राज्य के लोक सेवा आयोग ना संघ के लोक सेवा आयोग की सेवाओं में आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा। पदों के लिए परीक्षा तो कौन ले रहा है, यूपीएससी और एसपीएससी ले रहे हैं, लेकिन पदों पे आरक्षण किस प्रकार से दिया जाएगा इसका निर्धारण सरकार करती है। और सरकार यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग से किसी प्रकार का परामर्श इसके लिए नहीं लेती है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बोर्ड, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल्स जो हैं उनके अध्यक्ष या उनके सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो सीधे सरकार द्वारा की जाती है, उसमें भी किसी प्रकार का रोल यूपीएससी का नहीं होता है। इसके अलावा जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति का कार्य जो है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जाता या राज्य के लोक सेवा आयोगों द्वारा नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो अस्थायी नियुक्तियां जितनी भी होती हैं, कुछ अस्थायी नियुक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पदों पर होती हैं
उनमें भी क्या नहीं ली जाती है, सलाह नहीं ली जाती है किसकी, यूपीएससी का। इसी प्रकार सेवा वर्गीकरण है, जैसे सेवाओं का वर्गीकरण है आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, इस प्रकार की सेवाओं का वर्गीकरण है। इसके अतिरिक्त भी कोई ये नई सेवा यदि सृजित करनी है तो वो भी किसके स्तर पर की जाती है, संसद के स्तर पर की जाती है। वहां भी लोक सेवा आयोग का इस सेवा के वर्गीकरण या किस व्यक्ति को कौन सा कैडर मिलेगा, सिविल सेवक को कौन सा कैडर मिलेगा, सिविल सेवक की ट्रेनिंग किस प्रकार से की जाएगी, उसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इसका निर्धारण भी सरकार करती है। इसमें भी यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती। इसके अतिरिक्त जिन बातों में यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह ली जाती है, सिफारिशें ली जाती हैं, उन सिफारिशों को भी मानना ना मानना क्या करता है, सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। तो ये सिफारिशें भी इसकी बाध्यकारी नहीं होती। तो ये कुछ लिमिटेशंस है यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों की, कि कुछ मामलों में सरकार सलाह तो लेती है लेकिन सलाह मानना बाध्य नहीं, और कुछ मामलों में सरकार सलाह लेती ही नहीं है। अब विशेष रूप से हम बात करेंगे राजस्थान के लोक सेवा आयोग के कुछ ऐसे तथ्य जो राजस्थान के लोक सेवा आयोग के संदर्भ में है। हालांकि जब हमने यूपीएससी को पढ़ा उसी के साथ में हमने राज्य लोक सेवा आयोगों के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों को तो विस्तार से पढ़ लिया, लेकिन कुछ विशेष बातें जिनसे संबंधित प्रश्न आरएएस की परीक्षा में मुख्य रूप से पूछ लिए जाते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। आइए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो राजस्थान में लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो सबसे पहली बार 1939 में की गई थी। हालांकि हमारा संविधान लागू 1950 में हुआ था, बाद में तो संवैधानिक दृष्टि से आरपीएससी की स्थापना की गई, लेकिन उससे पहले भी 1939 में जोधपुर में राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद में जयपुर में एक जयपुर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी प्रकार का लोक सेवा आयोग 1946 में बीकानेर में स्थापित कर दिया गया। फाइनली संविधान के अनुसार 16 अगस्त 1949 को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। और ये स्थापना एक्ट के माध्यम से नहीं होती, किसी अधिनियम के माध्यम से नहीं होती, अपितु एक अध्यादेश निकालकर क्या होती है, स्थापना की जाती है। लेकिन इस अध्यादेश की जगह तुरंत ही आरपीएससी के संचालन के लिए जो एक्ट बनता है वो 22 दिसंबर 1949 को इस अध्यादेश की जगह एक एक्ट इस संदर्भ में पारित कर दिया जाता है। प्रारंभ में जो आरपीएससी की संरचना निर्धारित की गई थी वो इस प्रकार की थी कि एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा आरपीएससी में और 7 क्या होंगे, सदस्य होंगे। वर्तमान में जो संरचना है वो क्या है, एक तो क्या है, अध्यक्ष और 7 क्या है, सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। लेकिन प्रारंभ में जब आरपीएससी गठित हुई थी उस समय संरचना क्या थी, एक तो अध्यक्ष था और केवल 2 ही सदस्य थे। चूंकि हमने देखा है कि सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा समय समय पर सदस्यों की संख्या है वो बदल दी जाती है। वर्तमान में 1+7 है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। प्रारंभ में जब आरपीएससी गठित होती है 1949 में, उस समय संख्या क्या थी, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब आरपीएससी की प्रशासनिक सहायता हेतु क्या होता है, एक सचिवालय होता है और इस सचिवालय का जो सर्वोच्च पद होता है वो सचिव होता है। तो आपने देखा होगा आरपीएससी के जो समस्त आदेश हैं वो सचिव के नाम से जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से सचिव क्या है, प्रशासनिक सहायता हेतु उच्चस्थ पद है, सबसे ऊंचा पद है कहां पर, आरपीएससी के सचिवालय में। अब इस सचिव के अधीन सहायक सचिव और उप सचिव जो है वो कार्य करते हैं। और एक विशेष चीज आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आज तक के इतिहास में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में चेयरमैन के रूप में, अध्यक्ष के रूप में किसी महिला ने कार्य नहीं किया है। कोई महिला अध्यक्ष के रूप में नहीं रही। पहले अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो आरपीएससी के जो पहले अध्यक्ष थे वो एसके घोष थे, जो कि क्या थे, राजस्थान हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त क्या थे, चीफ जस्टिस थे। राजस्थान हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त चीफ जस्टिस रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो कि आरपीएससी के संबंध में पूछे जा सकते हैं। कुछ और तथ्यों को भी आने वाली स्लाइड में हम देखने वाले हैं, जैसे कि ऐसी महिलाएं जो कि आरपीएससी की सदस्य या तो वर्तमान में है या पहले रही हैं, उनको नंबर वाइज यदि हम देखें, यानी पहले से बाद में हम देखें तो कांता कथूरिया ऐसी महिला थी जो आरपीएससी के सदस्य भी रही। ये एमएलए भी थी साथ में, कांता कथूरिया आरपीएससी के सदस्य रहने के साथ में एमएलए भी थी। चूंकि कई बार आरएएस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तो इस प्रकार के फैक्ट्स मैं कुछ आपको बता रहा हूं। इसी तरह कमला भील आरपीएससी की सदस्य भी थी और साथ में मंत्री भी थी राज्य सरकार में।
इसी प्रकार प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमारी गुजर, मंजू शर्मा और संगीता आर्य, ये ऐसी महिलाएं हैं जो समय समय पर आरपीएससी की क्या रही हैं, सदस्य रही हैं। इनमें से मंजू शर्मा और संगीता आर्य आपको मालूम होगा कि वर्तमान में भी क्या हैं, आरपीएससी की सदस्य हैं। त्यागपत्र की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि कुछ सदस्य जो हैं उन्होंने आरपीएससी की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। ये कौन कौन से सदस्य थे? कांता कथूरिया ने, शिवपाल सिंह नांगल ने, इसी प्रकार दिव्या सिंह और एस शर्मा, ये ऐसे सदस्य रहे हैं जिन्होंने कार्यकाल के बीच में ही अपने पद से क्या दे दिया था, त्यागपत्र विभिन्न कारणों के कारण दे दिया था। अब क्या कोई ऐसे सदस्य भी रहे हैं जिनके 2 कार्यकाल आरपीएससी में रहे हैं? तो उनकी यदि हम बात करें तो एल जोशी और एस सिनगारिया, ऐसे 2 व्यक्ति रहे हैं जिनके 2 कार्यकाल आरपीएससी में रहे हैं। यानी एक कार्यकाल तक तो वो अध्यक्ष रहे ही या सदस्य रहे ही, दूसरे कार्यकाल में भी वो सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि अधिकतम कार्यकाल आपने देखा था एक निश्चित समय है, उसके बाद 6 वर्ष के बाद में वो कार्यकाल 6 वर्ष के बाद उनको क्या करना होता है, अपने पद से हटना होता है, लेकिन दोबारा भी वो अध्यक्ष के रूप में या सदस्य के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसलिए कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल तक कार्य किया था, जैसे एल जोशी और एस सिनगारिया। तो ये कुछ फैक्ट्स से संबंधित बातें थी जो आरपीएससी के संदर्भ में अक्सर आरएस की परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो इस प्रकार से आरपीएससी या यूं कहें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के संबंध में समस्त संवैधानिक प्रावधानों की हमने बात की आज की क्लास में, और कुछ आरपीएससी से रिलेटेड ऐसे परीक्षा उपयोगी फैक्ट्स की बात की जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो आशा है कि इस क्लास के पश्चात आपकी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के संदर्भ में संवैधानिक जो समझ है वो बढ़ी होगी, और परीक्षा में किसी प्रकार के प्रश्न इस संदर्भ में आते हैं तो आप उनको हल करने की स्थिति में होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।